नेपाल में सेना का एक्शन जारी है। सेना ने पूरे नेपाल में कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। सेना का कहना है कि जरूरी सेवाएं कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी। नेपाल में फैली हिंसा, अशांति और लूटपाट पर नेपाली सेना ने कड़ा कदम उठाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और लूटपाट करने वाले 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेना का कहना है कि उपद्रवियों ने हालात का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश की और वारदातों को अंजाम दिया। गिरफ्तार लोगों के पास से 33 लाख के करीब नकदी बरामद की गई है। सेना लगातार हालात को सामान्य करने में जुटी है। इसके अलावा 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियां सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए हैं। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाली सेना ने लूटपाट करने वालों और जेल से भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित करने की एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाहों का पालन करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति भवन में तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। जहां तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी, वहां से विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बैरियर के अंदर और इस तरह के रेलिंग के अंदर जो सोलर एनर्जी का पैनल लगा हुआ है उसको भी नहीं छोड़ा गया। ईंट पत्थरों से उस पूरे पैनल को तोड़ डाला गया। इसी से राष्ट्रपति भवन को बिजली की सप्लाई हुआ करती थी। अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंदर पहले कॉर्नर में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीर दिखाइए और उसके बाद ठीक सामने जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है उसको देखिए। इस तरह से बाहर गेट पर सेना की तैनाती है, अंदर सेना की तैनाती है, गेट पर सेना की तैनाती है, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो पुलिस के हाथ से निकल गई थी। कल जिस तरह का बॉब था, कल जिस तरह का मूड था और जिस तरह का उपद्रव था, अंततः बहुत लगभग दोपहर तक पुलिस और सेना ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सिचुएशन हाथ से निकल गई और ये पूरा राष्ट्रपति भवन जो नेपाल के तमाम उन धरोहरों में था, जो यहाँ का प्रतीक था, उसको जला दिया गया और उसके निशान यहाँ पर बाकी हैं। सिर्फ इस भवन को आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि इस भवन के अंदर रखी एक एक चीज को उपद्रवी लूट गए। और अहम खबर है, काठमांडू के भाट भटेनी मॉल को कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। इस मॉल से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी थी और उनसे नेताओं का संबंध था, ऐसी प्रॉपर्टीज को भी आग के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, ये यहाँ का बहुत बड़ा और बहुत चर्चित मॉल है, भाट भटेनी सुपर मॉल इसको कहा जाता है, सुपर स्टोर कहा जाता है। और कैसे कल जो आग लगाई गई थी उसका धुआं अब भी आप इस वक्त इस मॉल के में जलते हुए और धुएं को उठते हुए देख सकते हैं। थोड़ा चेतन आ गया ये और बहुत तेजी के साथ हम लोग दिखाते चलते हैं और आप देखते चलिए कि पूरा सुपर स्टोर लगभग 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला ये सुपर स्टोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और अब भी अंदर से आग और धुआं उठ रहा है। इसके सामने बहुत सारे बेकरीज और मॉल थे, इसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो संपत्तियां जिनसे नेताओं का संबंध था और अपने पद पर रहते हुए उन्होंने वो संपत्ति को अर्जित किया था, उन संपत्तियों को आग लगा दिया गया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कई होटलों को भी निशाना बनाया है। लूटपाट के बीच होटलों में तोड़फोड़ भी की गई। देखिए नेपाल के भैरवा से TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। प्राइवेट संपत्तियों को भी बर्बादी के हवाले किया गया। यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ और लूट मचाई गई। सामने तस्वीर देखिए, ये होटल का मेन एंट्रेंस है और कांच का जो दरवाजा लगा हुआ था उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया और कांच के तमाम टुकड़े आपको नीचे बिखरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर उपद्रवी भीड़ पहुंची और जमकर तोड़फोड़, लूटपाट मचाई है, हिंसा की है। उसकी तस्वीरें आप साफ यहाँ पर देख सकते थे। जो जगह यहाँ पर चहल पहल होती थी, गुलजार हुआ करता था, लोग आते थे, रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर हालात ये है कि सब कुछ टूटा हुआ और बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। ये सामने रिसेप्शन होता था, हालात आप देख लीजिए। यहाँ से इनकी लॉबी शुरू होती थी, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जितने डेकोरेटिव्स यहाँ पर रखे हुए थे, चीज़ें रखी हुई थी, ये रैक देखिए, यहाँ पर सब कुछ लूट लिया गया है, तोड़ दिया गया है और सब कुछ किस तरह से बिखरा पड़ा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, अंदर तक भी गए और वहाँ भी पूरी
तबाही जो है, तोड़फोड़ जो है वो की गई है। तो नेपाल के हालात लगातार बयां कर रही हैं TV9 भारतवर्ष की ये तमाम रिपोर्ट। सोनौली बॉर्डर के पास भैरवा में होटल पर हमला हुआ है। मौर्य होटल और कैसीनो में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है, ये खबर सामने आ रही है। 20 लाख से ज्यादा कैश यहां से लूट लिया गया। उपद्रवियों ने कैश लूट लिया। होटल स्टाफ ने दावा किया है कि उपद्रवियों का जो मकसद था वो लूट ही था। होटल स्टाफ ने दावा किया कि आंदोलनकारी नहीं, लुटेरे होटल पहुंचे थे। सोनौली बॉर्डर में किस तरह से होटलों और रेस्टोरेंट के साथ मॉल की दुकान को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है, देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। भीड़ यहाँ पर पहुंची, आपको भी चोट लगी, हम देख रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से सिर्फ जो ये बात कही जा रही है कि सरकार के प्रति गुस्सा, ना ये सरकारी व्यक्ति हैं, ना इनका कोई लेना देना था, लेकिन आप देखिए जब पत्थर लगी तो इनको भी चोट लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील, आप सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं, मैं तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। फिर आपके साथ भी मारपीट हो गई? अब के भन्ने, अब आउँदैन भन्नु। कितने लोग थे, क्या भीड़ थी, क्या हुआ था? भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। जैसे भीड़ आई आप लोगों ने भागना शुरू किया? नहीं, भागना तो क्यों किया, इधर ऐसा मत करो वैसा मत करो बोला था और समझा रहा था। समझाने के बाद में भी वो लोग शॉपिंग भी कर रहे थे उस वक्त यहाँ पे जब भीड़ पहुंची थी? नहीं, शॉपिंग नहीं, आप लोग बस वाइंड अप ही कर रहे थे, बंद कर रहे थे? बंदी कर रहे थे। बंदी करके हम एक जगह बैठा था, वही टाइम में सब लोग घुस के तो तोड़ फोड़ के देखिए ना वो कितना फुटाया। कुछ ही तोड़ दिया गया, मतलब मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा है यहाँ पर। और वहीं भैरवा में प्रदर्शनकारियों ने कस्टम ऑफिस को भी निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। नेपाल में आंदोलनकारियों ने किस तरीके से कस्टम ऑफिस को यहाँ पर निशाना बनाया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सोनौली बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हम नेपाल के अंदर, और सामने आप तस्वीर देखिए, आग के हवाले कर दिया गया इस कार्यालय को, और यहाँ पर तमाम सरकारी ऑफिस के जो लोग हैं वो बैठते हैं, भंसार कटता है यहाँ से, उसके बाद ही वाहन आगे की ओर जा सकते हैं। लेकिन कल शाम जब यहाँ पर उपद्रव हुआ और यहाँ पर तमाम आंदोलनकारी पहुँचे बॉर्डर के बिल्कुल पास में, तो यहाँ पर इसको आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद इस ऑफिस का क्या हालात हैं इस ऑफिस के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर, क्योंकि यहाँ तक आने की अनुमति अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। यहाँ पर सामने आपको हम ये तस्वीरें बॉर्डर से दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लिफ्ट की ओर जैसे ही पैन करेंगे तो आप तमाम देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट को भी निशाना बनाया गया, बैरिकेडिंग रखी हुई देख सकते हैं आप, उसको किस तरीके से तोड़फोड़ वहाँ पर की गई वो आप देख सकते हैं। ये सोनौली बॉर्डर में नेपाल की ओर से हम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने बॉर्डर है, वहाँ पर जो आर्मी दोनों तरफ से है वो तैनात है, पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। विरोध प्रदर्शन की आग अब निजी संपत्तियों तक पहुंच चुकी है। काठमांडू में हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें काफी डरावनी है। काठमांडू का यह हिल्टन होटल पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक आकर रुकते थे, लेकिन अब यह हिल्टन होटल पूरी तरह से जल चुका है। होटल के कई हिस्से में कल से ही लगातार आगजनी की गई है। कल दोपहर भी हिल्टन होटल में आग लगाई गई थी, अब फिर एक बार होटल में आग लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि होटल में पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा से जुड़े निवेशकों का है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा होटल के ऊपर फूट पड़ा है। होटल में आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आगजनी के समय काफी संख्या में यहाँ पर्यटक रुके हुए थे। अग्निकांड के बाद काफी संख्या में दमकल की गाड़ियां भी यहां पहुंची, लेकिन तब तक होटल का बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ चुका था। हालात को देखते हुए हिल्टन होटल के पास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, साथ ही इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और काठमांडू समेत कई शहरों में सुपरमार्केट्स को भी निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। तस्वीरें काठमांडू की हैं, जहां इस सुपरमार्केट को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया, बल्कि कारोबारियों की संपत्तियों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। आग लगने के साथ ही यहां पर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई। अब देखिए तस्वीर, आगजनी की तस्वीर नेपाल के विराटनगर शहर की है। यहाँ भी कई सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि नेपाल का विराटनगर शहर बिहार का बॉर्डर इलाका है। विराटनगर में आगजनी और लूटपाट की घटना के बाद बॉर्डर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
विद्रोह के कारण नेपाल में अशांत स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एसएसबी और दार्जिलिंग जिला पुलिस ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पानी टंकी सीमा को लगभग सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। एसएसबी के जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं, जबकि जिला पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। नेपाल में हालात बिगड़े हुए हैं और इस बीच खबर आई है कि नेपाल के 18 जिलों की जेल से करीब 6000 कैदी फरार हो गए हैं। किस जेल से कितने कैदी फरार हुए हैं, इसकी भी लिस्ट सामने आई है। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच अलग अलग जेलों से फरार हुए कैदियों की धरपकड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं। नेपाली सेना ने कुछ कैदियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा भी है। खबर है कि नेपाल के 18 जिलों की जेलों से करीब 6000 कैदी फरार हो गए हैं। इसमें अकेले कास्की से 773 कैदी और नवलपरासी जेल से 500 कैदी फरार हुए हैं। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हुए हैं। नेपाल की इन जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी सामने आई है। ऐसे में ये मामला भी चिंता का विषय है कि फरार कैदी देश की सुरक्षा में बाधा बन सकते हैं। ये चिन्हित कर पाना भी मुश्किल है कि कौन सा कैदी कितना खतरनाक है। वहीं नेपाल की जेलों से फरार कुछ कैदी भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश में भी हैं, जिसे देखते हुए एसएसबी के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लोगों की गहन जाँच हो रही है, साथ ही इनकी तलाशी भी ली जा रही है। खबर ये भी है कि यूपी के सिद्धार्थनगर इलाके में भारत नेपाल सीमा पर कुछ कैदियों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। और नेपाल के युवाओं ने काठमांडू की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। कई इलाकों में युवा खुद सफाई करते नजर आए। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये ताजा रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर है। ये वही संसद भवन है जो पिछले 48 घंटे से जल रही थी और यहाँ पर बड़ा आंदोलन हो रहा था। लेकिन नेपाल की एक ऐसी तस्वीर है जो आपको देखना और जानना बहुत जरूरी है। कल जो युवा प्रदर्शन कर रहा था, आज वही पूरे नेपाल की सफाई कर रहा है और ये एंटी करप्शन के बारे में हुआ है और ये हमारा करप्शन को लेकर कल बड़ा आंदोलन आपको मिला है और आज नेपाल को साफ कर रहा है। हमने ही वोट किया तो हम ही सफा करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करप्शन के लिए हमेशा आवाज उठाएं, कभी अन्याय मत रहें। और नेपाल बदल रहा है। देखिए इस तरह से क्लीनिंग की जा रही है, जहाँ जो कुछ है हटाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है और दोबारा काठमांडू को रिस्टोर करने की कोशिश है। नेपाल के धनगढ़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय को कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। आज वहां सेना मुस्तैद है। सीएम ऑफिस की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। खिड़कियों के बाहर आग की लपटों के निशान हैं। TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल के धनगढ़ी शहर में। धनगढ़ी कैलाली जिले का एक शहर है। इसको नेपाल की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, कल प्रदर्शनकारियों ने इस कार्यालय में भी आग लगा दी और यहाँ पे जमकर तोड़फोड़ किया। आज जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। आर्मी जो है वो डिप्लॉय की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को जलाया गया। यहाँ पे पूरे मुख्यमंत्री आवास में तोड़फोड़ की गई। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस था वहाँ तोड़फोड़ की गई और जो भंसार कार्यालय, जो कस्टम ऑफिस था धनगढ़ी का, वहाँ पे भी जमकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। लेकिन जो आज सिचुएशन है वो एज लाइक कर्फ्यू है और अभी यहाँ पे कुछ ही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी कुछ जैसी स्थिति है। और नेपाल के धनगढ़ी में भीषण तबाही हुई। TV9 की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहीं से दिखाते हैं। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं। धनगढ़ी में ये KP शर्मा ओली की पार्टी का दफ्तर है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रदर्शनकारी थे वो सबसे पहले इसी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और यहीं से तोड़फोड़ शुरू की और आग लगा दी पूरे दफ्तर में। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, उस पर कालिक पोत दी और फिर उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे, जो जनजी युवा थे, वो पूरे धनगढ़ी में तोड़फोड़ कर प्रदर्शन करते रहे और वो उसको अपने हक की लड़ाई बता रहे थे। सारा कुछ तोड़ के इस पूरे कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। फिर क्या हुआ? अब उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ी थी
और उनको काफ़ी जनसंख्या में आए थे, लगभग 300 से 400 लोग आए थे। उसके बाद ये सारे युवा थे, सब युवा थे। बाद में पुलिस वाले लोग सिलेंडर हो गए, जब ऊपर आए तो एंट्री करी, वो बाद में तीर से लेके आए थे और दरवाज़ा तोड़ के वो आगे नहीं करी। देखिए जो प्रदर्शनकारी है उनका कहना था कि एक दिन ऐसा होना था और विकास एक बार फिर से नई शुरुआत करेंगे और विकास होगा। नेपाल के हालात पर सीजेआई गवई की बड़ी टिप्पणी। देखिए हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये टिप्पणी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त नेपाल में जिस तरह के हालात हैं उस पर सीजेआई ने टिप्पणी की है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता दें। दरअसल मसला था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, सुनवाई चल रही थी और उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी की गई है। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ऐसे वक्त में जब अलग अलग तरह के आरोप समय समय पर लगते रहते हैं, जुडिशरी से लेकर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक, लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है ऐसे में सीजेआई की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है कि देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे देश में किस तरह से चीज़ों को बेहतर करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हर बार कोशिशें तेज रहती हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए सीजेआई की ओर से जो टिप्पणी की गई वो राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए संदर्भ में 14 सवालों के सुनवाई के दौरान की गई और सीजेआई ने साफ कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि नेपाल के संदर्भ में उन्होंने एक टिप्पणी की कि नेपाल में क्या हो रहा है। और जस्टिस विक्रमनाथ ने साथ ही ये भी उसमें जोड़ा कि हाँ बांग्लादेश में भी इससे पहले हुआ था। तो पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उसको चिंता जताते हुए सीजेआई और जस्टिस विक्रमनाथ ने ये कहा। उनके कहने का निहितार्थ क्या था और ये क्यों कहा गया आखिर? क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का पृथक्करण है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और इसके अलावा सर्वोच्च जो कस्टोडियन है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बैलेंस ऑफ पावर रखा गया है और किसी एक के पास कोई पावर नहीं रखा गया, चेक एंड बैलेंसेस रखा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने ये टिप्पणी की और उन्होंने नेपाल को लेकर के साफ तौर पर कहा कि नेपाल में ये क्या हो रहा है। और इसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ ने उसमें जोड़ा कि हाँ इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि न्यायाधीशों ने ये खबरें अखबारों में पढ़ी होंगी और टेलीविजन में भी देखी होंगी, उसके मद्देनजर ही ये टिप्पणी की गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के पूर्व पीएम ओली इस्तीफा देकर अज्ञात जगह पर चले गए। सारे मंत्री प्रदर्शनकारियों की हिंसा का शिकार हो चुके हैं। नेपाल के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सिंह दरबार से लेकर तमाम ऐतिहासिक इमारतें जलाकर खाक कर दी गई। नेपाल पर अब सेना का कब्जा है, सैन्य शासन लागू हो गया है। चप्पे चप्पे पर सेना का नियंत्रण हो चुका है। सेना के जवान प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में जुटे हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों के साथ आज एक बैठक बुलाई है जिसमें नेपाल के भविष्य पर चर्चा होगी। पूरे देश में शाम 5 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है जो कि कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और ऐसे में क्या जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक बुलाई गई है, उसमें नेपाल का भविष्य, नेपाल का मुस्तकबिल तय हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई श्रीलंका और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसे भी आप भूल जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश, इतना बड़ा विद्रोह अंदर ही अंदर लोगों के दिलों में पैठ बना चुका है। ये कल पता चला जब संसद भवन को, राष्ट्रपति भवन को, पीएम आवास को, सिंह दरबार को, हिल्टन होटल को, वित्त मंत्री समेत गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों के घरों को फूंक डाला प्रदर्शनकारियों ने और तख्ता पलट के लिए आवाज बुलंद कर दी। और नेपाल के बाद अब फ्रांस के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दंगों की आग से राजधानी पेरिस धधक रही है, तो इस बवाल से फ्रांस के कई शहरों में कोहराम मचा है। फ्रांस जल रहा है, सड़कों पर आग लगी है, इमारतों को तोड़ा जा रहा है। गोलियां, पत्थर, धुआं, बारूद, आंसू गैस के गोले, पुलिस और प्रदर्शनकारी मरने मारने पर उतारू हैं। सिर्फ विरोध है, हंगामा है और फ्रांस की गलियों में बर्बादी का मंजर है, तबाही की तस्वीरें हैं। ये गुस्सा फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ है। फ्रांस में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के विरोध में ये बवाल हुआ।
राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू इस अभियान ने पूरे फ्रांस के ट्रैफिक सिस्टम को तहस नहस कर दिया। सिर्फ पेरिस में सैकड़ों दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कों को जाम कर दिया। बोर्दो और मॉर्सिले जैसे शहरों में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया। पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकी गईं, जबकि राजधानी के रेलवे हब गारे दू नॉर स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और पूरे इलाके को धुआं कर दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस अचानक जलने लगी। गुस्से की आग में कई इलाके झुलस गए। प्रदर्शनकारियों ने सभी हदों को पार कर दिया। देखिए जलते, उबलते और धधकते फ्रांस की खौफनाक तस्वीर। फ्रांस में जनता ने किया विद्रोह। राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ खुली बगावत। प्रदर्शनकारियों ने सब कुछ फूंक डाला, जो सामने आया तोड़ फोड़ डाला। ये पेरिस की सड़कों पर उत्पात की तस्वीरें हैं। राजधानी धधक रही है। पेरिस की सड़कों पर भीड़ चिल्ला रही है, गाड़ियों को आग लगा रही है। पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पुलिस लोगों को घसीट कर गिरफ्तार कर रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमले कर रहे हैं और पुलिस वाटर कैनन से पलटवार। हर तरफ अफरा तफरी है। पेरिस में हालात दंगे जैसे हैं। फ्रांस की सड़कों पर संग्राम है, गली गली में कोहराम है। जनता और पुलिस के बीच टकराव की तस्वीरें खतरनाक हैं। फ्रांस में हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग की हुई है। सड़कों पर अफरा तफरी के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प कई इलाकों में देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने अराजकता की सभी हदों को पार कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा, तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। फ्रांस में प्रधानमंत्री बैरो का इस्तीफा होने के बाद लोग भड़क गए हैं। पीएम बैरो के इस्तीफे पर लोगों ने नाराजगी जताई है और सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। डिटेल में रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में 12 महीने में चौथी बार प्रधानमंत्री बदलने से लोग भड़क उठे। लगातार प्रधानमंत्री बदलने का गुस्सा सड़कों पर दिखा। मैक्रो के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। सेबेस्टियन कॉर्निया को प्रधानमंत्री बनाने पर नाराजगी जताई गई। दरअसल फ्रांस में एक साल में 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। आर्थिक नीतियों की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। मैक्रो सरकार के फैसलों पर लोग नाखुशी जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मैक्रो सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया और उनका वित्तीय प्रबंधन फेल साबित हुआ है। आंदोलनकारियों का दावा है कि फ्रांस की मौजूदा सियासी व्यवस्था अब जनता के काम की नहीं है। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली। ये बगावत ऐसे वक्त में हुई जब फ्रांस की राजनीति पहले से ही संकट में है। संसद में हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू विश्वास मत में हार गए और मैक्रो को अपने कार्यकाल का 5वां प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु को नियुक्त करना पड़ा। कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ लोग आक्रोशित नजर आए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार दोषियों को बचा रही है, पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल कर्नाटक के मांड्या जिले में रविवार रात गणेश विसर्जन जुलूस में पथराव हुआ था। जुलूस जब राम रहीम नगर से गुजर रहा था तब पत्थरबाजी की गई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी की। दोनों समुदायों में हाथापाई भी हुई। पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। इसके बाद पुलिस ने लोगों को हटाया। पत्थरबाजी की इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि 24 अगस्त 2024 को भी मांड्या में हिंसा हुई थी। नागमंगला में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था। मैसूर रोड पर बनी दरगाह के सामने पहुंचने पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अफरा तफरी देखने को मिली है। पुलिस ने आज एक बार फिर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की, जहां सड़कों पर एक बार फिर बवाल देखने को मिला। देखिए कैसे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज की इस घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। कई लोगों के सिर भी फट गए। दरअसल ये बिहार के भू राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, जो हाथों में बैनर पोस्टर लिए पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। नारेबाजी कर रहे इन कर्मचारियों की मांग थी कि जिन भू राजस्व कर्मियों को बर्खास्त किया गया है
उनकी दोबारा बहाली की जाए, साथ ही नौकरी की सुरक्षा की गारंटी भी दी जाए। पुलिस से झड़प के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना इन दिनों मानो जंग का अखाड़ा बन गई। आए दिन यहाँ पुलिस लाठीचार्ज की घटनाएं देखने को मिल रही। आज बारी भू राजस्व विभाग के कर्मचारियों की थी। और मुंबई में हाई सिक्योरिटी एरिया से हथियार चोरी करने वाले 2 भाइयों को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। यह जानकारी आज साझा की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नेवी कर्मचारी की राइफल और गोलियां चुराने वाले 2 आरोपियों राकेश दुबला और उमेश दुबला को तेलंगाना से गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ला रही है। दोनों आरोपियों को तेलंगाना के आसिफाबाद जिले से पकड़ा गया है। घटना 6 सितंबर की देर रात हुई थी, जब एक संवेदनशील कुलावा के नेवी नगर में एक शख्स नेवी की वर्दी पहनकर अंदर घुसा। उसने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से शिफ्ट बदलने की बात कही। भरोसा दिलाकर उसने कर्मचारी की राइफल और गोलियां ले ली और मौके से फरार हो गया। के बारे में पता चला कि ये तेलंगाना पहुंचे हैं, तो हमारी टीम रवाना हुई और उनको हमने येलकापल्ली गांव है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है और साउथ ऑफ महाराष्ट्र बॉर्डर। वहाँ से हमने दोनों को कस्टडी में लिया लेट नाइट और इनके पास से इंसास भी जब्त हुई है। तीनों मैगजीन्स मिल गए हैं और 40 राउंड्स भी मिले हैं। केस भी ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है और आज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ में ही हमने उसमें आर्म्स एक्ट का सेक्शन ऐड करने का प्रोसेस चालू। और इस पूरे मामले पर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता संजीव सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित नेवल बेस से जो असला, बारूद और इंसास राइफल्स चोरी हुए थे, उन चोरों को आखिरकार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना से पकड़ लिया है। जी हाँ, 6 सितंबर की रात को 2 लोगों ने जो नेवल का गार्ड था उसे झांसा देकर के उसके पास से 2 इंसास राइफल और 40 जिंदा कारतूस जो है उस हाई सिक्योरिटी जोन से चुरा करके, या यूं कहे कि झांसा देकर के चुराया और उसके बाद वे फरार हो गए। आपको बता दें कि जब ये घटना घटी उसके बाद इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। एक इंटरनल इंक्वायरी भी नेवी के तरफ से लगाई गई थी। चोरों के मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, जिसमें पता चला ये जो 2 चोर हैं वो तेलंगाना के रहने वाले हैं। वो यहाँ से सीधा लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुँचे और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन पकड़ के तेलंगाना पहुँचे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने दिल्ली से आफताब और रांची से अशहर दानिश को गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध आतंकियों से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आफताब को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जबकि आईएसआईएस के दूसरे आतंकी अशहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों केमिकल बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं और ये दोनों आईएसआईएस के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे और दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो आईएसआईएस में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों की भर्ती करें। सुबह 5 बजे अशहर दानिश को रांची के एक लॉज से गिरफ्तार किया गया। इस लॉज का नाम तबराक लॉज है। इसके पास से बड़ी संख्या में हथियार और कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं। दानिश जनवरी 2025 से रांची में छुपा हुआ था, जबकि जो दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने दिल्ली से आफताब को गिरफ्तार किया वो भी काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में छुपा हुआ था। फिलहाल आफताब को दिल्ली पुलिस के इस दफ्तर में रखा गया है, स्पेशल सेल के। ये स्पेशल सेल का दफ्तर है और आफताब से लगातार यहीं पर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग की है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हैं, जहां महिलाएं कुछ इस तरह से आक्रोशित दिखीं। हाथों में बैनर पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के बीच महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पुतले को लाठी डंडे से पीटकर अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल कथावाचक और समाज सेवी के तौर पर पहचाने जाने वाले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बनारस में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इनका साफ कहना है कि अगर अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आने वाले समय में पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
मैं अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा है बेटियों के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। सरकार से एक करना चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें जल्दी से जल्दी। अगर वो ऐसे ही नारी का अपमान करते रहे ना तो अब नारी नहीं सहन करेगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और कोलकाता पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एसआईआर को देश के लिए जरूरी बताया। सीएम मोहन यादव से टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता ने खास बात की। एसआईआर को लेकर आपका क्या सोच है? देखिए, जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं राजनीति में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र का मान ही तब है जब यहाँ इस देश के लोग उसमें राजनीति करते हुए अपने वोट का अधिकार ले, जो हमारे देश का ही नहीं है। अब उसको आप वोटिंग अधिकार दिला के क्या करोगे? तो घुसपैठियों को तो बाहर करना ही पड़ेगा। हमारे राज्य में बंगाल के लोगों ने उद्योग लगाए। हमने तब भी कहा था कि आप बंगाल में भी उद्योग लगाइए, हमारे प्रदेश भी आइए। और मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर हमारे हर इंडस्ट्रियल बेल्ट में बड़े स्तर पर उद्योग व्यापार व्यवसाय वाले लोग गए हैं, उनमें व्यापार कर रहे हैं। इस बार फिर हम निवेदन करने आ रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि होजियरी से लगा करके सभी प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले सफिशेंट उद्योगपति हर जगह भी जहाँ मौजूद है, बंगाल में भी वो मौजूद है और वो बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश भरोसा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी से समर्थक भड़के हुए हैं। आज जम्मू में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में संजय सिंह शामिल हुए। जम्मू से अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यहां पर मौजूद है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है और लगातार सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सरकार पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके से पीएसए जो है वो महराज मलिक पर नहीं लगना चाहिए था क्योंकि वो खुद सिटिंग एमएलए है। वहीं आपको बता दें कि ये विवाद जो है कुछ दिन पहले शुरू हुआ था जब महराज मलिक की तरफ से डीसी डोडा के खिलाफ अपशब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो पीएसए है वो यहाँ पर लगाया गया। और मोदी सरकार ने आज बिहार के भागलपुर से झारखंड के दुमका के बीच 177 किलोमीटर के रेल मार्ग के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने बिहार में मोकामा से मुंगेर के बीच नेशनल हाईवे को भी 4 लेन में विस्तार परियोजना को हरी झंडी दे दी। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। भारत पिछले 13 साल में ज्यादा शिक्षित हुआ है। शिक्षा के प्रचार प्रसार पर पीएम मोदी का जोर बहुत रहा है। सरकार के ताजा आंकड़ों में ये बताया गया है कि पिछले 13 साल में साक्षरता दर में शानदार बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। नई शिक्षा नीति लागू करने के साथ डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसी का नतीजा है कि देश तेजी से शिक्षित हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक 2011 में भारत की साक्षरता दर 74% थी,
जो 2023-24 में बढ़कर 80.9% हो गई है। लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। 24 जून 2024 को लद्दाख पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला संघ शासित प्रदेश था। सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने साक्षरता मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम से 3 करोड़ शिक्षार्थी और 42 लाख स्वयंसेवक जुड़े हैं। 1 करोड़ 83 लाख शिक्षार्थी पहले ही बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 90% सफलता मिली है। ये कार्यक्रम 26 भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। मोदी सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो दुनिया के लिए मिसाल है।